कानपुर में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कानपुर लोकसभा 43 में आज परमठ क्षेत्र में हमारे बीच में सनातन वैदिक रामराज परिषद द्वारा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार मिश्र जी हैं, जिन्होंने राम राज की कल्पना के तहत सनातन को सर्वोच्च स्थान देने के लिए एक संकल्प लिया है और उसी के तहत जन जन तक चुनाव के माध्यम से अपना संदेश देने का ये कार्य किया है। आइए बात करते हैं हम अजय कुमार मिश्र जी से इस लोकसभा चुनाव में आखिर उनको क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि वो चुनाव में खड़े हुए हैं। मिश्रा जी। मैं अजय कुमार मिश्रा लोकसभा का कानपुर से प्रत्याशी हूँ। आपके समक्ष मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। दरअसल राजनीति में लगातार जो गिरावट आती जा रही है, उस गिरावट को देखते हुए हमको 2022 में राजनीतिक पार्टी का गठन करना पड़ा। अयोध्या में हम लोगों ने सनातन वैदिक रामराज परिषद का गठन किया। यह पार्टी अभी चूँकि निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड दल नहीं हो पाया है, उसमें तमाम प्रक्रियाएं हैं, उसका प्रोसेस चालू है। तो इस कारण से हमको इस लोकसभा चुनाव में हमारे पार्टी के लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। मेरा चुनाव चिन्ह नागरिक है। क्रमांक संख्या 8 पर यह नागरिक चुनाव निशान आपको मिलेगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि कानपुर में रामराज जैसी शासन प्रणाली लाने के लिए कानपुर की महान जनता 13 तारीख को इसमें एक बीज स्वरूप इस वृक्ष को लगाए और यह वृक्ष जब पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, बड़ा होगा तो रामराज भारत में आएगा। ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी कल्पना है। अच्छा, जैसे आपने कानपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा है जी, तो ये तो संकल्प आपका पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा ना? ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए है। स्वामी करपात्री जी महाराज और अन्य संतों का कहना है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख आता है कि भारत पूरे विश्व का हृदय स्थल है। जब हृदय स्थल स्वस्थ रहेगा, वहाँ पे स्वस्थ शासन प्रणाली होगी तो पूरे विश्व की संरचना अलग ढंग से काम करेगी। अभी आप देख रहे हैं कि चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, सभी दैहिक दैविक और भौतिक तापों से त्रस्त हैं और इसका कारण यही है कि शासन प्रणाली भ्रष्ट है। उस भ्रष्टता के कारण जो है मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। जब पूरे विश्व में राम जैसा कोई राजा होगा तो हम सुखी हो सकेंगे और दैविक दैविक और भौतिक तापों तीनों से हम दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों तरीके के तापों से मुक्ति पा सकेंगे। उससे पहले ये कदापि संभव नहीं है। एक तर्क और आता है बीच में कि आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, ये भी सनातन पे विशेष जोर दे रहे हैं और उस विषय पर क्या आप कहना चाहते हैं? सनातन पे जोर देना एक और बात है और शास्त्रों पे जो शास्त्र ने जो मार्ग दिखाए हुए हैं उन पे चलना एक अलग बात है। अभी हमने ये देखा कि तमाम ऐसी बातें होती हैं कि सनातन पे बोलना आसान है, लेकिन सनातन को शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत बनाना ये संभव तब तक नहीं संभव जब तक आप उसको अध्ययन ना करते हो। तो हम लोग जो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं विषय विशेषज्ञ विद्वानों से प्राप्त करते हैं। हमारे बीच में मानस के प्रवक्ता यहाँ पर देखिए योगेश जी हैं, यहाँ पर हमारे बीपी सिंह जी हैं, ये विद्वान हैं। तो ये सब विद्वानों के द्वारा हम लोग मार्गदर्शित होते हैं और हमारे गुरु जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, सामानंदाचार्य हैं। तो हम गुरु परंपरा से चीज़ों को सीखें, समझें, शास्त्रों को जानें, तब तो हम सनातन की परंपरा को बढ़ा पाएंगे। हम मानेंगे ही नहीं चीज़ों को, हम जो कहेंगे वही सनातन है, तो ऐसे थोड़ी सनातन चलता है। सनातन जो आदिकाल से चला आ रहा है वो सनातन है। रामराज की कल्पना के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा आपका मैनिफेस्टो क्या है और आम जन नागरिक की समस्याओं का क्या निवारण है और किन किन समस्याओं को आप देख रहे हैं कानपुर अपनी लोकसभा 43 के अंतर्गत? मैं जब इस चुनाव में भागीदारी करने का निर्णय लिया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो दौरा शुरू किया वो मलिन बस्तियों से शुरू किया। तो मलिन बस्तियों से शुरू किया और हमने देखा कि वहाँ पे समस्याएं जस की तस हैं। 75 साल से पूर्व जो स्थितियाँ रही होंगी उससे भी ज़्यादा नारकी जीवन आप यहीं पीछे घूम लीजिए। मैं अभी घूम के आ रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता कि लोगों के पास शौचालय नहीं है, लोगों के पास उचित व्यवस्था रहने की नहीं है। किस मलिन बस्ती की? मैं राजापुरवा की बात कर रहा हूँ। अभी राजापुरवा में 3 दिन पहले आया हूँ। इससे पहले आज ही मैं इसमें घूम रहा था आपके आने से पूर्व। तो राजापुरवा में हमने देखा कि पानी सीवर का बजा रहा है, सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई है, लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। वहीं पे पार्षद रहते हैं, वहीं विधायक रहते हैं, उसके बाद ऊपर की हायरार्की आपको सब पता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कानपुर में तो हमारे जो प्रशासनिक और शासनिक और इसके अलावा
जो भी मेयर हैं इन लोगों ने तो कानपुर को नंबर 1 स्वच्छ का स्थान दिया है, तो इस में क्या कहेंगे? अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं 3 दिन पहले गया था, आज 3 दिन बाद भी वही स्थिति है। मैंने उस समय भी पत्रकारों से कहा था, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं त्रिपाठी जी कि एक बार आप घूम आइए, आपको वस्तु स्थिति पता चल जाएगी, मेरे कहने पे मत विश्वास करिए। यानी कि ये सत्य है कि स्थितियाँ खराब है। प्रधानमंत्री जी वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पे आए थे, आने के बावजूद वहाँ पे 3 लाख की जनता जो गुमटी नंबर 5 में रहती है उसको भी बिजली पानी और आवागमन से महरूम कर दिया गया। लेकिन वहीं 1 किलोमीटर की दूरी पर राजापुरवा कॉलोनी है जिसका पूछने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचा। कोई प्रतिनिधि 3 दिनों के अंदर नहीं पहुंच के उसने सोचा कि चलो यार कम से कम प्रधानमंत्री आने वाले, तो उन्हीं की इज्जत रखने के लिए थोड़ी इसकी व्यवस्था कर दें। मतलब तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, इसके अलावा और क्या समस्याएं देख रहे हैं अपने कानपुर शहर में? बाकी देखिए पूरी समस्याएं जो हैं वो सबका वही है। बेसिक समस्या रोजगार की सबसे बड़ी समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या जस की तस है। प्रधानमंत्री के लेवल पे भले वहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन जो उसके निचले स्तर पे भ्रष्टाचार का स्तर और बढ़ चुका है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार बुरी तरीके से समाज को खाया जा रहा है। उसके बाद बेरोजगारी की समस्या पे सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। बेरोजगार आज युवा जो युवा बीटेक करके आ रहा है या जो डॉक्टरी की पढ़ाई करके आ रहा है, जो विषय के अपने अध्ययन करके आ रहा है, उसके अनुरूप, उसकी शिक्षा के अनुरूप आज उसके पास रोजगार नहीं है। ये 2 सबसे बड़ी समस्याएं हमको दिखती हैं। आय में असमानता का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पे हमको बहुत समस्याएं दिखने हैं कि शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। आज एक पार्टी ने प्रत्याशी अपना खड़ा किया जिसको शिक्षा के रूप में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने पूरे कानपुर में जितने भी स्कूल हैं उस सब में शिक्षा का ऐसी हालत ख़राब कर रखी है कि अब जहाँ से वो बच्चे एडमिशन लें फिर उसके बाद उसी की दुकानों से किताबें खरीदें। और तो बीच में खूब चला तो अभी भी बता रहा हूँ मैं, आपके सामने है चीज़ें, आप देखिए। आपके यानी कि ऐसे लोग चुनाव के मैदान में जो शिक्षा के माफिया हैं, और ऐसे लोग चुनाव के मैदान में जिन्होंने खास लोगों को आम खिलाया, इसके अलावा उनका कोई सामाजिक कैरियर नहीं है। आप हमारा ये पर्चा पढ़ लीजिए। मैं साधारण व्यक्ति हूँ और साधारण व्यक्ति ने साधारण लोगों के साथ मिलकर ये इतने काम किए हुए हैं। ये कोई भी प्रत्याशी आपको गिना देगी उसको है तो मैं चुनाव मैदान से हट जाऊंगा। कार्य किए हैं, उन कार्यों का थोड़ा सा कोई संक्षिप्त देखिए, ये आत्मश्लाघा होगी। ये हमारे भाई बताएं तो अच्छा है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो ये आत्मश्लाघा है। ये सबसे पहले अपना नाम और अजय कुमार मिश्र को आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? मैं योगेश श्रीवास्तव। आपके मन में क्यों विचार आया कि अजय कुमार को ही समर्थन करें? हम तो भाई भारतीय राजनीति के बारे में डिस्कस करना ही बहुत ख़राब समझते हैं। डिबेटेबल नहीं रह गई है, ना मैं चुनाव में भाग ही लेता। ये तो चूँकि अजय मिश्रा जैसे प्रत्याशी को देख कर मजबूरन पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, वरना मेरा मन नहीं था। क्योंकि इतना ज़्यादा इस देश को ठगा जा चुका है कि अब और हिम्मत नहीं है और ताकत नहीं बची। अब इतने वर्षों के बाद यदि मलिन बस्ती विशेषण प्रयोग करना पड़े, ये संज्ञा प्रयोग करनी पड़े, तो यही अपने आप में ये देश का दुर्भाग्य है। ये नाम ही क्यों एग्जिस्ट करें, ये प्रभाव में ही क्यों, आप बताइए। इसलिए अजय भैया के साथ हैं। रामराज लाना और बात है, रामराज में जनता की आकांक्षाएं तो सर्वोच्च होती हैं, लेकिन यहाँ जनता की कोई आकांक्षा ही नहीं है। अब आम की प्रदर्शनी लगा के सांसद का टिकट दे दिया जाता है, जनता से कहाँ पूछा जाता है। तो थैंक्स टू प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने कानपुर को दिखाया। कानपुर में कम से कम अभी रीढ़ बची है उस आदमी ने। मतलब प्रकाश शर्मा जी का मतलब, प्रकाश शर्मा मतलब जो यहाँ बजरंग दल के और सर्वे सर्वा थे, उन्होंने कहा मैं चिट्ठी तो लिखी कि ये प्रत्याशी जो है कानपुर का नहीं है और कोई योग्यता नहीं रखता है। और तो पूरी पार्टी के लोग बंधुआ मजदूर की तरह बैठे हुए हैं कि नहीं भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन मौन है कि उन्हें वहन करना है, उन्हें बर्दाश्त करना है। इस तरह से स्वस्थ लोकतंत्र कभी नहीं चल सकता कि जहाँ पे कार्यकर्ताओं की या जनता की आकांक्षाओं की उपेक्षा हो। जी हमारे बीच में बीपी सिंह जी। बीपी सिंह जी, आपका जी बीपी जी सिंह जी नाम मैं है। जी अजय कुमार मिश्र जी को आप चुनाव लड़ा रहे हैं लोकसभा 43 का जी। तो ऐसा इनमें क्या खासियत आप देखते हैं? मैं विगत 4-5 वर्षों से मिश्रा जी के साथ जुड़ा हूं और मेरा जुड़ने का मुख्य कारण था कि धर्म के प्रति रुचि मिश्रा जी की, जो हर महीने में एकादशी की 2 कथाएं प्लस एक सत्यनारायण की कथा निर्बाध रूप से विगत 4 वर्षों से चली आ रही हैं। उसमें जिस सरलता से इन कथाओं का वाचन और पूरे समाज में इसका क्रियान्वयन फैलाना जितने प्यारे ढंग से मिश्रा जी कर रहे हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और वो एक मूल स्रोत है। इतना ही नहीं,
मैं जब नज़दीक से देखता हूँ मिश्रा जी को तो पाता हूँ कि इनमें जो सरलता और जो सहजता जो हर आदमी में होना चाहिए, जो कि एक मानवता का प्रमुख गुण है, वो गुण बिल्कुल कूट कूट के भरा हुआ है। कभी भी इनमें कोई अहंकार नहीं आता, कभी आत्मश्लाघा नहीं होती, कभी ऐसा नहीं लगता कि ये आदमी मतलब 24 घंटे में 13 घंटे 14 घंटे काम में लगा रहता है। उसके बाद भी आप कभी कोई छोटी सी समस्या लेकर इनके पास जाइए यानी कि मिश्रा जी आपके विचार और नज़र में बिल्कुल सटीक बहुत सटीक कैंडिडेट हैं। और हर एक कैंडिडेट अगर इस युग में ऐसे कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करने लगें तो अवश्य भारत का भला होगा और अपनी जो अपनी जो डेमोक्रेसी है इसका भला होगा। तो मैं तो चाहूँगा कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने मुख्य रूप से पाया, आप 1970 से पहले के चुनावों में देखा होगा, इसी प्रकार के लोग चुनाव लड़ा करते थे और जीतकर संसद और विधानसभाओं में पहुँचा करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ माहौल बदला सा है कि ये लोग आज संघर्षशील हैं और अपने संकल्प के लिए बिल्कुल पसीना बहाने के लिए तैयार खड़े हैं। लोकसभा कानपुर 43 से इन्होंने अपना परचम लहराने का संकल्प लिया है। अजय मिश्र जी हमारे बीच में हैं, कानपुर लोकसभा 43 के प्रत्याशी हैं, जो कि सनातन वैदिक रामराज परिषद द्वारा समर्थित है। मैं रवि त्रिपाठी, भारत कनेक्ट, राजेंद्र सिंह के साथ।